नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले मणिपुर में कुछ समय तक शांति रहने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। कई दिनों से एनकाउंटर की खोज में रहे मशहूर गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने भाजपा की सदस्यता ली। कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जा रहे अभद्र बयानों को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले मणिपुर में कुछ समय तक शांति रहने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। अब तक लगभग 24 साल की उम्र के निंगथौजम जेम्स सिंह नाम के एक व्यक्ति को कथित तौर पर पेनयांग गांव में हुई बंदूक की लड़ाई में चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति मणिपुर के थौबल जिले के हेइरोक पार्ट 2 मनिंग लिकाई का बताया जा रहा है। बताया गया है कि मध्य रात्रि से ही गोलीबारी शुरू हो गई थी। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद गोलीबारी की यह पहली रिपोर्ट है। आंतरिक मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19 तारीख को लोकसभा चुनाव होना है, जबकि बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। कानून लागू करने वाले एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में हिंसा की खबरें आई हैं। यह देखना बाकी है कि सुरक्षा एजेंसियां ताजा घटनाक्रम पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है। बरेली पुलिस ने गैंगस्टर सोनू को एनकाउंटर की खोज में कई दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तलाश की थी। कल अचानक सोनू ने आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। यहां पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। सोनू कनौजिया पहले समाजवादी पार्टी में भी सक्रिय रहे थे। उन्हें बरेली पुलिस के रिकॉर्ड में गैंगस्टर के रूप में दर्जा मिला है और उन पर एनएसए भी लगा है। इस घटना के बाद बीजेपी में उनके शामिल होने के मुद्दे पर बरेली में विरोध प्रकट हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों राजनीतिक दलों के नेतागण अपने बयानों में से माहौल में गर्मागर्मी बढ़ा रहे हैं। पर देखने में आ रहा है कि कई बार यह बयानबाजी मर्यादा के पार भी चली जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर
अमर्यादित बयान दिया था, जिस पर पूरे देश में जमकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए जा रहे अमर्यादित बयानों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्रीकांत सोमावार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी चिंता प्रकट की। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस किसी बाहरी शक्तियों के इशारे पे काम कर रही है और चल रही है। उनके नेताओं द्वारा जो भी बयान दिया जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के महानायक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है। अभी वर्तमान में बस्तर के प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक कवासी लखमा ने कहा कि कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। ऐसे बयान देना क्या आपको लगता है कि एक साफ सुथरी छवि का आदमी दे सकता है? उसके पूर्व गवर्नर स्पीकर वर्तमान में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने राजनांदगांव में वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल के नामांकन के समय उनकी रैली में अपना भाषण में कहा कि हमें ऐसा सांसद चाहिए जो मोदी के मुंह में लाठी से मारे। ये सब बातें किस ओर ले जा रही है? यह ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि ये इनकी छोटी सब्जी साजिश है और ये मोदी जी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की इनकी नीयत है। चाहे आप शिव डहरिया का बयान देख लो, हमेशा मोदी जी को गाली गलौज करते रहते हैं। इसके पूर्व पंजाब की घटना को देख लो। पंजाब में जब मोदी जी अपने कार्यक्रम में गए थे तो उनको 30-32 किलोमीटर बाई रोड जाना पड़ा, तो एक ओवरब्रिज में उनको रोक दिया गया उनकी गाड़ी को और वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये सब इसी ओर इंगित कर रही है कि कांग्रेस जो है किसी गहरी साजिश के तहत और किसी के इशारों पे काम कर रही है। शिव डहरिया बोलता है कि मोदी को यदि परेशान करना है तो उसे चीन भेज दो। वो कौन होता है मोदी जी को चीन भेजने वाला? खुद चीन के इशारे। महिलाओं ने कोरबा लोकसभा से सरोज पांडे को सर्वाधिक वोटों से जिताने का संकल्प लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर कवासी लखमा के दिए बयान पर पलटवार भी किया। लोकसभा चुनावी समर चल रहे हैं। कोरबा लोकसभा में लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी के आज प्रचार के लिए यहाँ पे किस तरह से महिलाओं की भूमिका रहेगी। जैसा विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा, 8% महिलाओं ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पे अधिक विश्वास व्यक्त किया। उसी को लेकर एक महिला संपर्क अभियान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज हमारे 8 विधानसभा की महिला नेत्रियां यहाँ पे थी और सरोज जी को सर्वाधिक मत से जिताने का संकल्प यहाँ पे लिया गया, क्योंकि जनता में, आम जनता में, कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उनके श्रीमान जी के वक्तव्य को लेकर कहना भी उचित नहीं लगता। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है पूरे लोगों में आक्रोश है। मोदी जी जन जन के नेता हैं, सिर्फ वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। तो एक मति भ्रष्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे, उसका जो धूल चटाने का संकल्प आज बहनों ने यहाँ पे कमान अपने हाथ में लेकर फील्ड में संकल्प के साथ में कि ये शक्ति का पर्व चल रहा है, नवरात्र, और ऐसे में सरोज दीदी को यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का संकल्प लेकर महिलाओं ने काम करने का आज यहाँ शुभारंभ किया। अभी जो अनर्गल बातें और कई प्रकार की बातें की जा रही है नेताओं द्वारा, वो उसको आप क्या समझते हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? हम सब बचपन से सुने हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे लगता है कांग्रेस का विनाश जो है वो अपने चरम सीमा पे, परिकाष्ठा पे है। राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और कोरबा में जिस तरह से एक हाशिए पे कांग्रेस जा रही है, जाने वाली है, तो विनाश उनका होने वाला है। और विनाश सबसे पहले बुद्धि हर लेती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही सभी कांग्रेस के नेताओं का हाल है। तो अपने आप में इनका वक्तव्य बता रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के सारे नेता चरितार्थ करते इस कहावत को दिख रहे हैं। पुलिस ने महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में 7 महिला आरोपी शामिल है, जो महिलाओं का ध्यान भटकाकर चेन उड़ाकर भाग निकलती थी।
आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 34 भादवी के तहत कार्रवाई कर रही है। शहर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस ने मुखबिर लगाए थे, जिनकी सूचना पर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया और उनके पास से सोने की चेन जब्त कार्यवाही कर रही है। पुलिस को जो है एक बाहर से आए चेन चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। ये गिरोह जो है विभिन्न शहरों में जाकर और तीज त्योहारों के समय भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर और महिलाओं के गले से चैन चोरी करते हैं। बिलासपुर में इनके द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें ये ऑटो में सवार हुए और ऑटो सवार महिलाओं का ध्यान भटकाकर इन्होंने उनका चैन निकाल लिया था, जिस पर जो है सिविल लाइन में चोरी का अपराध दर्ज किया गया था। और इनको जो है हमारे ACCU की टीम ने जो है तत्काल जो है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग चालू की और रेलवे स्टेशन के पास से इनको पकड़ा और पूछताछ में ये 10 महिलाओं का ग्रुप था, जिसमें से कुछ बाहर थे। 8 महिलाओं के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। इनको पकड़ा गया और इनसे जो चोरी गई जो दोनों चैन थी, लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की 2 तोले लगभग की चैन थी, उसको बरामद किया गया। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये इलाहाबाद के यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ इन ग्राम सिघरा नई बस्ती थाना झूसी इलाके के रहने वाले हैं। शहर में या कहाँ रह के घटना को अंजाम ये दिया? आकर के ये घुमंतु हैं और आके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास अपना डेरा लगाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए जो है इनकी चेकिंग की गई थी और हम लोग जो है इनके और साथी हो सकते हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और अन्य जिलों को, हमारे सीमावर्ती जिलों को भी हमने इनकी सूचना दी है कि उनके यहाँ ऐसे कोई लोग आकर रुके हैं, उनकी चेकिंग। जहां देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर लोग अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने में लगे हुए हैं, वहीं कुशीनगर के लोगों ने चुनाव के लिए स्थानीय उम्मीदवार की आवश्यकता पर अपना विचार व्यक्त किया है, जहां कुछ लोग अपने नेता का नाम तक भी नहीं जानते। लोकसभा चुनाव को लेकर कुशीनगर की जनता की राय और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी से सिर बंधेगा जीत का ताज, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी, हरिंदर शर्मा के साथ। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के विकासखंड दुधई में। सर, हमें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके पहले जो अपने सांसद हैं देवरिया लोकसभा सीट से, तो क्या सांसद कभी अपने यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं? 5 साल बीत रहा है, 5 साल के बीच में कई बार यहाँ पे आए हैं अपनी जनता से मुलाकात करने? देखिए, आते हैं, हम लोग को सुनाई पड़ता है कि हाँ लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं या नेता हैं वो आते हैं, लेकिन आते हैं तो वही लोग उनको जानते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता है। आम जनता नहीं देख पाती है। वो आते हैं, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं, अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ता को कहे हुए बात को मानते हैं, क्या करते हैं ये तो नहीं मालूम है। लेकिन आम जनता जो है, जो मैं बताया हूँ कि ठगा महसूस कर रही है, आम जनता को कोई पहचान भी नहीं पाता है कि हमारे मंत्री जी, हमारे जो है नेता कैसा है, आम जनता नहीं जान पाती है। और आम जनता नहीं जानती है, इसके मतलब हर विभाग में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है और नेता को खोजने पर नेता मिलता नहीं है। तो गरीब जनता का काम कैसे हो, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हम कोई भी उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो लोकल उम्मीदवार को उतारें, जिससे लोग जो है आसानी से उस नेता से मिल पाए, अपने समस्याओं से अवगत करा पाए और अपना काम को करवाए। हॉर्नबिल टीवी से हरिंदर शर्मा, अजय रोनिया के साथ। बहराइच जिले के हरदी इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 5 लोगों ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम और उन्होंने वारदात के बाद नाबालिग को बंधक बनाकर उसकी शादी और धर्मांतरण का दबाव डाला। जानकारी के मुताबिक फरवरी माह में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची। SP वृद्धा शुक्ला उन्होंने बताया
कि नाबालिग के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। थाना हरदी पर एक प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक 15 वर्षीय युवती को उसके खेतों से अगवा करना, बंधक बनाना, उसके साथ दुष्कर्म करना, शादी का धर्मांतरण का दबाव बनाना जैसे आरोप लगाए गए हैं। घटना फरवरी माह की बताई जा रही है। फिर भी गंभीर आरोपों को देखते हुए इसमें तत्काल संज्ञान लिया गया, मुकदमा पंजीकृत कराया गया और मुकदमा पंजीकरण के जल्द ही बाद मेरे द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। पीड़िता से, उसके परिवार से वार्ता की गई है, घटनास्थल को देखा गया है, गांव के अन्य लोगों से वार्ता की गई है, सर्वेलेंस से जुड़े विभिन्न साक्ष्यों को मंगाकर उनका परिशीलन किया गया है। जिन अभियुक्तों को नामजद किया गया है उनमें से कुछ को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अन्य कुछ मुख्य अभियुक्त के परिवारजनों को भी पुलिस हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी खोज के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है और उनको भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। अब तक का जो साक्ष्य संकलन है उसके आधार पर जो इस प्रकरण में आरोप लगाए गए हैं उनमें से कुछ आरोप संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और उनके संबंध में अभी तक कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। फिर भी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों में गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। इस पे एसपी आर्य साहब के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्द ही सच्चाई तक पहुंचते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी की 10वीं सूची में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उसमें 8 यूपी के हैं। पूर्वांचल को जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को उतारा है उसको देखते हुए लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आइए सुनते हैं हॉर्नबिल टीवी के यूपी स्टेट हेड शिव कृपाल से ग्राउंड रिपोर्ट। 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 10वीं लिस्ट भी जारी कर दी। उन 10वीं लिस्ट में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा तकरीबन 10 लोगों को प्रत्याशी बनाया। उन 10 प्रत्याशियों में उत्तर प्रदेश से केवल 8 प्रत्याशी हैं। अगर हम इस पर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 70 सीटें पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन 70 सीटों में देखा जाए तो 11 प्रत्याशियों के टिकट को काटा है। ज़्यादातर सीटों पर उन्हीं प्रत्याशियों पर एक तरह से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का मन बनाया। अब अगर इन 10वीं सूची की बात करें तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जैसे बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, मछली शहर, कौशाम्बी, मैनपुरी और इसके साथ ही साथ भदोही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी भी पूर्वांचल में देवरिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। कुल मिलाकर जो इन 8 सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है ये काफ़ी दिनों से असमंजस में थी और बड़ी चर्चा थी कि इन सीटों पर प्रत्याशी वही रखे जाएं या फिर बदल दिए जाएं। लेकिन देखा गया कि ज़्यादातर सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए। जैसे अगर हम बात करें गाजीपुर सीट की, गाजीपुर सीट में 2019 में मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे जिनको अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से हराया था। मनोज सिन्हा आज एलजी जम्मू कश्मीर हैं। उनकी जगह पे माना जा रहा था कि स्वयं आएंगे या फिर उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी जगह पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। ऐसे ही बलिया में माना जा रहा था कि बलिया, गाजीपुर, देवरिया में से किसी एक जगह किसी भूमियार को टिकट दिया जाएगा और वह गाजीपुर में देकर इस चर्चे को भी विराम मिल गया कि अब किसी भूमियार को टिकट मिलेगा। चूँकि बलिया और गाजीपुर, देवरिया में भूमियारों की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे में किसी एक को देना ही था, जिसमें गाजीपुर देकर इस चर्चा पे विराम लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। माना जा रहा था कि गाजीपुर या बलिया में से किसी एक जगह पे क्षत्रिय वर्ग से कोई सीट पर खड़ा किया जाएगा, किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा और चर्चा भी था कि नीरज शेखर को हो सकता है बलिया से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर उस असमंजस की स्थिति को दूर करते हुए नीरज शेखर को अपना प्रत्याशी बना दिया। चूँकि बलिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरे, इससे पहले ही वहां एक ठाकुर प्रत्याशी भारतीय जन नायक पार्टी से कैप्टन वैभव सिंह के रूप में अवतरित हो गया था। कैप्टन वैभव सिंह के वजह से वहां जो ठाकुरों का वोट बैंक है और जो वहां की चुनावी गणित है कुछ बिगड़ती नजर आ रही थी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और देर नहीं कर सकती थी। यही कारण है
कि आप आपाधापी में भारतीय जनता पार्टी में अंततः नीरज शेखर को ही मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयागराज का जो टिकट है, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ी थी पिछली बार 2019 में और वहां से चुनाव उन्होंने जीता भी था। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। इस बार भी वह उम्मीद लगाई थी कि उनको प्रयागराज से टिकट मिलेगा, लेकिन उनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और उनकी जगह पर पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे केसरीनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसी तरह अगर हम बात करें मैनपुरी में, तो मैनपुरी में जयवीर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं हालिया और वर्तमान में वो यहाँ कैबिनेट को एक तरह से देखा जाए तो सुशोभित कर रहे हैं, उनको वहाँ मैदान में डिम्पल यादव के सामने उतारा गया है। अब अभी भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी देवरिया में, जो कि वहाँ से वर्तमान सांसद रमापति त्रिपाठी हैं, उनका टिकट कटेगा या बचेगा, ये अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देवरिया लोकसभा सीट से अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी किसी को डिक्लेयर नहीं किया है और ना ही इंडी अलायंस के किसी घटक दल ने कोई अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे मस्त सीट है भदोही की, जहां पर यह माना जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह मस्त को अगर बलिया से टिकट काटा जाएगा तो भदोही में प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त देखा जाए तो बलिया से भी टिकट कट गया और भदोही में भी उनको टिकट नहीं मिला। वहां से डॉक्टर विनोद कुमार विंद को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि मिर्जापुर से आते हैं और चंदौली में इनका अपना क्लिनिक है। देखा जाए तो रमेश विंद यहाँ से वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया और रमेश विंद की जगह विनोद कुमार विंद को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन यहाँ की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगी, क्योंकि यहाँ से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी हैं, जो कि इंडी अलायंस गठबंधन के रूप में है। यहाँ से न कांग्रेस उतारेगी प्रत्याशी, न समाजवादी पार्टी यानी कि यह गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहाँ पर ललितेश पति त्रिपाठी को सपोर्ट करेगी, जो कि टीएमसी के एकमात्र और इकलौते प्रत्याशी हैं। और ये माना जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई निश्चित ही आने वाले समय में बहुत ही दिलचस्प होगी, ठीक उसी तरह जैसे गाजीपुर और बलिया की। अब आने वाले समय में देखा जाए कि अगली जो 11वीं सूची आएगी, उसमें देवरिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किसको बनाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो 10वीं सूची में प्रत्याशियों की सूची आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकट काटा है, यानी कि 70 में से 11 लोगों का अगर टिकट कटा है, जिसमें देखा जाए तो इस 10वीं सूची में सबसे ज़्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। और निश्चित रूप से यह सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती वाली सीटें हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। यह अलग बात है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के साथ साथ अपने विकास के नारों और उसके भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार की लड़ाई के साथ साथ अपने एक तरह से देखा जाए तो जातीय समीकरण को भी कस के पकड़े रखा है। उसको भी साधते हुए देखा जाए तो प्रयागराज में जैसा कि रीता बहुगुणा जोशी एक ब्राह्मण प्रत्याशी थी, उनकी जगह पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतारा गया है, जो नीरज त्रिपाठी के रूप में है। अब कुल मिलाकर जो इन 8 सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, यहाँ की लड़ाई आने वाले समय में बहुत ही दिलचस्प होगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कैसे अपना कितना खूंटा मजबूत कर पाएगी और अपना झंडा कैसे बुलंद रख पाएगी, यह चुनाव के साथ चुनावी परिणाम बताएंगे। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, स्टेट हेड, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।